नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। मीनारों और मोतियों के तारीखी शहर हैदराबाद को ग्लोबल सिटी में तब्दील करने के रियासती हुकूमत के दावों के दरमियान रिहाइश के लिए मौजूद शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को जो मकाम हासिल हुआ है वो मायूस कुन है, क्योंकि शहर का मकाम काफ़ी नीचे आ गया है। साल 2014 में इस फहरिस्त में हैदराबाद चौथे मकाम पर था, जो साल 2020 में 24वें मकाम पर आ गया। इससे अंदाज़ा होता है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान इस फहरिस्त में शहर आगे बढ़ने के बजाय नीचे आ गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद को कम से कम टॉप 10 में भी मौका फराहम नहीं हुआ। मरकज की जानिब से गुज़िश्ता साल 16 जनवरी तक 20 मार्च तक 111 शहरों में रहने वाले 32,20,000 अफराद की राय हासिल करके ये इंडेक्स जारी किया गया। इस फहरिस्त में काबिल गौर बात यह है कि हैदराबाद के मुकाबिल रियासत आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम को बेहतर मकाम हासिल हुआ है। 55.4 ओवरऑल स्कोर के साथ जहां हैदराबाद को 24वां मकाम हासिल हुआ, वहीं 57.28 स्कोर के साथ विशाखापट्टनम को 15वां मकाम हासिल हुआ। साल 2014 में मरकज की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद को चौथा मकाम हासिल हुआ था। जनूबी हिंद की रियासतों में हैदराबाद को नुमाया मकाम हासिल नहीं हो सका। रीजन के 8 शहरों का अहाता किया जाए तो हैदराबाद को 5वां मकाम हासिल हुआ, जबकि इस फहरिस्त में बेंगलुरु को पहला मकाम हासिल हुआ। इस सर्वे में 4 बातों पर तवज्जो मरकूज की गई थी: क्वालिटी लाइफ, माशी हालत, सरसब्जी और शादाबी के अलावा अवामी राय को शामिल किया गया, यानी पब्लिक ओपिनियन। इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। क्वालिटी लाइफ में तालीम, सेहत, मकानात, आबी सरबराही, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी को शामिल किया गया। माशी हालात में शरह तरक्की और माशी मौके जैसे उमूर का जायजा लिया गया। सरसब्जी और शादाबी में माहौलियात, बरकी के इस्तेमाल, शहर में ग्रीनरी और इमारतों का जायजा लिया गया। इस सर्वे में शहरों को 2-2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। 1 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों को एक फहरिस्त में और 10 लाख या उससे कम आबादी वाले शहरों को अलग फहरिस्त में शामिल किया गया। 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों में मुल्क की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को पहला मकाम हासिल हुआ। दूसरे मकाम पर पुणे है, जबकि टॉप 10 की फहरिस्त में अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बतूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई शामिल है। अब बात करते हैं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। इस फहरिस्त में शिमला को पहला रैंक हासिल हुआ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को चौथा मकाम हासिल हुआ। इस फहरिस्त में तेलंगाना का एक भी शहर शामिल नहीं है, जबकि टॉप 10 में भुवनेश्वर, सिलवासा, सीलम, वेल्लूर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावानागरे, त्रिचुपल्ली शामिल है। रियासत के अजला वरंगल को 19वां और करीमनगर को 22वां मकाम हासिल हुआ। इस सर्वे में शहरियों से जबरदस्त बारिश के बाद पैदाशुदा हालात पर भी बात की गई और उनकी राय हासिल की गई। हैदराबाद के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में लोगों ने बताया कि तेज बारिश जब होती है तो पानी की निकासी का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। हैदराबाद में पानी की निकासी का सिस्टम किस कदर शानदार है, हालिया बारिश में अवाम इसका मुशाहिदा कर चुके हैं और वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि क्या हुआ था। अब बात करते हैं स्लम इलाकों की। स्लम का नाम लेते ही सबके जहनों में मुंबई का नाम आता है, लेकिन इस फहरिस्त में और भी कई शहरों के नाम शामिल हैं। हैदराबाद भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। विशाखापट्टनम, आगरा, भुवनेश्वर, लखनऊ और पुणे जैसे शहरों में स्लम इलाकों में रहने वालों की तादाद ज्यादा है। सेहत के मैदान की बात करें तो हैदराबाद को इस मामले में कोई खास मुकाम नहीं मिल पाया। गांधी, उस्मानिया और नीलोफर जैसे बड़े हॉस्पिटल्स होने के बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक यहां अंजाम दी जाने वाली तिब्बी खिदमात बस ऐसी ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी दवाखानों में तिब्बी मियार का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और खानगी दवाखानों का नेटवर्क ज्यादा है। हालांकि रियासत में शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी के बावजूद इसके रिपोर्ट में कहा गया है कि पौधों के तहफ्फुज पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। कई मौकों पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और रियासती वुज़रा हैदराबाद को आलमी दर्जे का शहर बनाने और रियासत को मेडिकल हब में तब्दील करने का ऐलान करते हैं, लेकिन अमली इक़दामात और ज़बानी जमा खर्च में कितना फ़र्क है, इस रिपोर्ट ने उसकी पोल खोलकर रख दी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने
जुमे के रोज मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। यह करीब 12,000 पेज की है। चार्जशीट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक समेत 33 मुलजिमीन के नाम है। 5 को फरार बताया गया है। इन दस्तावेजों में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान भी शामिल किए गए हैं। चार्जशीट के साथ 50,000 पेज के डिजिटल एविडेंस है। इनमें मुलजिमीन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों समेत दीगर सबूत शामिल हैं। 200 जायद गवाहों के बयान को भी इसमें शामिल किया गया है। इस केस में एनसीबी ने 33 लोगों को अरेस्ट किया था। इनमें रिया, उनके भाई शोभिक के अलावा सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और कई ड्रग पेडलर शामिल हैं। इसी केस से मिले सुराग के बाद एक और केस में एनसीबी ने बॉलीवुड में कुछ नामचीन एक्ट्रेसेस से भी पूछताछ की थी। जराये के मुताबिक इस मेन चार्जशीट के 3 महीने के बाद एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर सकती है, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मुश्तबा कार मिलने के केस में बड़ा मोड़ आ गया है। ओहदेदारों को जुमे के रोज कलवा क्रीक पर एक लाश मिली है। ये उस स्कॉर्पियो के मालिक की लाश है जो एंटीलिया के बाहर मुश्तबा हालत में मिली थी। ओहदेदारों ने बताया कि लाश मनसुख हिरन का है। वो ठाणे के कारोबारी हैं और क्लासिक मोटर्स की फ्रेंचाइजी चलाते हैं। ठाणे के डीसीपी ने बताया कि उन्होंने कलवा ब्रिज से कूदकर खुदकुशी की है। मनसुख की लाश मिलने से करीब 1 घंटा पहले महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यह मुद्दा असेंबली में उठाया था। फडणवीस ने कहा कि जब एंटीलिया के बाहर गाड़ी मिली तो वहां जो ओहदेदार सबसे पहले पहुंचा वो सचिन थे। उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच के बाकी ओहदेदार सचिन वजह के बाद पहुंचे थे। गाड़ी के मालिक के नंबर की जब सीडीआर निकाली गई तो पिछले साल 5 जून और 15 जुलाई को सचिन वजह से बातचीत की बात सामने आई। ये दोनों एक दूसरे के राब्ते में थे। अब गाड़ी मालिक कह रहा है कि गाड़ी चोरी हो गई थी और सचिन वजह का पहला वहां पहुंचना इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन सवाल खड़े करता है। मुंबई में ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सचिन वजह ने साल 2008 में इस्तीफा दे दिया था। वजह को यूनुस की मौत के मामले में साल 2004 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वो सस्पेंड कर दिए गए थे। वजह पर यूनुस की हिरासत में मौत से जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो छुपाने का इल्जाम था। हालांकि उद्धव हुकूमत बनने के बाद वजह को करीब 12 साल बाद 7 जून 2020 को फिर से बहाल कर दिया गया था। अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड करने वाली आयशा के शोहर आरिफ खान ने पुलिस के सामने माना है कि उसने आयशा से कहा था कि अपने मरने की वीडियो मुझे भेज देना। आरिफ 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उस पर दहेज मांगने और आयशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम है। मामले की जांच कर रही पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि आरिफ ने अपने मोबाइल से आयशा के साथ की गई सारी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। हालांकि आयशा के मोबाइल में सारी चैट्स मौजूद थी। ओहदेदारों ने आरिफ को आयशा की मोबाइल में मिली चैट दिखाई तो आरिफ समझ गया कि वो फंसने वाला है। उसने ये भी कबूल कर लिया कि आयशा के सुसाइड का वीडियो वायरल होने के बाद उसने चैट डिलीट की थी। पीर की रात गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद पुलिस ने आरिफ से उसका मोबाइल के बारे में पूछा था। पहले उसने कहा कि उसने मोबाइल फेंक दिया है। पुलिस ने मोबाइल फेंके जाने वाली जगह के बारे में बताने के लिए कहा तो आरिफ ने बताया कि उसने अपना फोन एक दोस्त के घर छिपा दिया था। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। डिप्रेशन की वजह से आयशा के अबॉर्शन पर आरिफ का कहना है कि वो आयशा के प्रेग्नेंट होने से खुश था और बच्चे को पालना चाहता था। बदकिस्मती से आयशा का अबॉर्शन हो गया, इसका उसे बहुत अफसोस था। मगरिबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपनी रिवायती असेंबली हल्के से इंतखाब नहीं लड़ेंगी बल्कि नंदीग्राम से इंतखाब लड़ेंगी और भवानीपुर से रियासती वजीर बरकी शोभन दीप चैटर्जी इंतखाब लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने आज रियासत के 294 असेंबली हल्कों में से 291 असेंबली हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अपने इंतखाबी हलीफ जमात गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के लिए 3 सीटें छोड़ दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस मरतबा नंदीग्राम से इंतखाब लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी पार्टी हमेशा से सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। उन्होंने इस मरतबा 50 खवातीन को टिकट दिया। 79
शेड्यूल्ड कास्ट और 17 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को टिकट दिया गया है, जबकि 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि दार्जिलिंग, कालमपोंग और किर्सियांग से गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो जो बोलती हैं उस पर कायम रहती हैं। उन्होंने नंदीग्राम से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था और वहीं से इंतखाब लड़ेंगी। আমাদের সাথে তুলে নিতে পারবেন এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা। ওদিকে অতুল রায়রাও, কামতাপুরী, তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিংয়ে আসার আগে ফোন করেছিলেন। Mamata Banerjee is saying that we are announcing all the seats, 291 out of the 294 seats. In fact, she goes on to say that 3 of these seats in Darjeeling, we are not going to be contesting. We are going to be leaving them to the Morcha brothers and the sisters. They are with us. She goes on to say that Hemant Soren has also extended his full support to us. আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন। इंतखाबात के मद्देनजर बंगाल में बड़े कायदीन के दौरे जारी हैं। इस लिहाज से 7 मार्च बड़ी तारीख होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोलकाता के तारीखी परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का बीजेपी में शामिल होना तय है। पार्टी के भरोसेमंद जराये ने मीडिया के कुछ अखबार से बातचीत में इसकी तस्दीक की है। पार्टी जराये के मुताबिक उस दिन सौरव के साथ मिथुन चक्रवर्ती और प्रोसेनजीत समेत बंगाल की कई नामी हस्तियां बीजेपी में शामिल होंगी। जराये ने बताया कि गांगुली को बीजेपी में लाने की कोशिश दिसंबर 2019 में ही शुरू की जा चुकी थी। तब के पार्टी सदर अमित शाह ने पीएम मोदी की सहमति के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अमित शाह ने सबसे पहले गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से निकालकर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया। शाह के बेटे जय शाह तब बीसीसीआई के सेक्रेटरी चुने गए थे। इसके बाद जय ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हाल ही में गांगुली बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले थे। इससे पहले वो वजीर आजम से भी मिल चुके थे। मीडिया में उनके बीजेपी ज्वाइन करने की बहस कई दिनों से चल रही है, लेकिन बीजेपी और खुद गांगुली ने इस पर चुप्पी साध रखी है। बीजेपी ने इंतखाबात के बाद हुकूमत और तंजीम के जो कॉम्बिनेशन हो सकता है उसकी तैयारी कर ली है। इसके तहत अगर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो पार्टी के सदर, जो रियासती सदर हैं दिलीप घोष, उनका वजीर आला बनना तय है। घोष बंगाल से और टीएमसी के खिलाफ हमेशा अपने बयानों से वो जाने जाते हैं। फैंटम फिल्म्स के कई शेयर होल्डर्स के यहां इनकम टैक्स ओहदेदारों की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। कॉन क्लाइंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वालों से पूछताछ हो रही है। देर रात, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से स्क्रिप्ट हम ठीक से नहीं पढ़ पाए। देर रात सुशांत सिंह राजपूत के साबिक मैनेजर जया साहा को तलब किया गया था। इस कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। उसने अपने अहम जो तर्जुमान है सामना पेपर, उसके एडिटोरियल में लिखा कि तापसी और अनुराग मरकजी हुकूमत और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने जुमेरात को बताया था कि जुमला 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह टैक्स चोरी शेयर ट्रांजैक्शन का अंडर वैल्यूएशन और फर्जी खर्चे दिखाकर हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चारशंबे की सुबह 8 बजे से मुंबई, पुणे समेत कुछ दीगर शहरों में जुमला 28 ठिकानों पर छापे मारे। कांग्रेस के साबिक सदर और रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के जरिए चलाई जा रही स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइस मुहिम में शामिल होने की भी अपील की। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफरात ज़र एक लानत है। मरकजी हुकूमत अवाम को टैक्स कमाने के लिए महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मुल्क की तबाही के खिलाफ आवाज़ उठाएं। उन्होंने भी अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें यह कहा गया कि जब से बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आई है, महंगाई मुसलसिल लोगों की कमर तोड़ रही है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है।
इस वीडियो में मजीद कहा गया है कि मोदी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है, अवाम महंगाई से दो चार है। इसी के साथ कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से तेल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को वापस लेने और आम शहरियों को राहत फराहम करने का मुतालबा किया है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है। इस मुश्किल दौर में कांग्रेस देश के आम नागरिक के साथ है। देश के आम नागरिक के लिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि तेल और एलपीजी की बढ़ी कीमतें वापस लो, आम नागरिक को राहत दो। जुड़िए स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से। आप सभी अपनी राय सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव होकर या वीडियो बनाकर साझा करें और देश के आम नागरिक। दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज ज़राई क़वानीन के खिलाफ जारी है। आज यानी बरोज़े जुमा दारुल हुकूमत दिल्ली में किसानों की जानिब से जारी तहरीक के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज इस तहरीक के 100वें रोज भी मुल्क के किसान इन तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने के अपने मुतालिबे पर कायम हैं। उधर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए उन किसानों को खिराज तहसीन पेश किया। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए शेरी अंदाज में कहा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। किसान तहरीक के 100 दिन पूरे, अन्नदाताओं के जद्दोजहद को सलाम। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा समेत मुल्क के दूसरे किसान इस तहरीक को मजीद तक़वियत देने में मसरूफ हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों की तहरीक में मुजाहिरीन की तादाद में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इसके पेश नज़र किसान मुसलसिल बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी एहतजाज में शामिल होने के लिए किसानों का एक ग्रुप पंजाब के अमृतसर से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक हुकूमत हमारी बात नहीं मानती उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट में 89 रन की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में दूसरे दिन इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 294 रन रहा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 17 पारी के बाद करियर की तीसरी सेंचुरी लगाई। उन्होंने 118 बॉल पर 101 रन की पारी खेली। फिलहाल वाशिंगटन सुंदर 60 रन और अक्षर पटेल 11 रन पर नॉट आउट है। वहीं इंग्लिश टीम ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। वाशिंगटन ने करियर की तीसरी टेस्ट 50 लगाई। पंत की 118 बॉल पर 100 रन की पारी पंत ने खेली। ये उनके करियर का तीसरा टेस्ट शतक रहा। एंडरसन की बॉल पर पंत का कैच जो रूट ने लिया। विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने 17 पारियों के बाद ये सेंचुरी लगाई है। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 159 रन की पारी खेली थी। इन दो शतकों के बीच दो बार 90 यानी एक बार 97 और एक 91 के स्कोर पर वो आउट हुए थे। एक बार वो 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। इसी सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में 91 रन पर वो आउट हुए थे। वहीं इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे आखिरी टेस्ट में 0 पर आउट हुए। ये उनके टेस्ट करियर में दूसरी बार है जब एक सीरीज में 2 बार वो 0 पर आउट हो गए। इससे पहले 2014 में भी वो एक सीरीज में 2 बार 0 पर आउट हुए थे। वहीं बतौर कप्तान विराट 8वीं बार 0 पर आउट हुए। इस मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमे बराए सनअत और बैनुल अक़वामी तिजारत और नीति आयोग के जरिए मुनक्किदा पैदावार से मुंसलिक तरगीबात यानी PLI स्कीम से मुतालिक एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 6 बरसों के दौरान मेक इन इंडिया की मुख्तलिफ सतहों पर हौसला अफजाई करने के लिए मुतअद्दिद कामयाब कोशिशें की गई। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए रफ्तार और पैमाने में इजाफा करने में एक बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया भर की मिसालों का हवाला दिया जहां ममालिक ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों में इजाफा करके मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों में इजाफे से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है और इसलिए हमें
बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें कि भारत के लिए सिर्फ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे ओडिशा के साहिल से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रॉमजेट टेक्नोलॉजी पर मबनी परवास का कामयाब मुजाहरा किया। तमाम जमनी निजामों जिनमें बूस्टर मोटर और नोजल लेस मोटर शामिल है, उन्होंने तवक्को के मुताबिक काम किया। तजुर्बे के दौरान कई नई टेक्नोलॉजीज का मुजाहरा किया गया जिनमें सॉलिड फ्यूल पर मबनी डिटेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी शामिल है। सॉलिड फ्यूल पर मबनी इस टेक्नोलॉजी के कामयाब मुजाहरे से डीआरडीओ को टेक्नोलॉजी के मैदान में फायदा हुआ है जो कि लंबी दूरी तक फिजा से फिजा में मार करने वाली मिसाइल तैयार करने में मददगार साबित होगा। फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद ममालिक के पास ही दस्तयाब है। तजुर्बे के दौरान फिजा में दागे जाने को एक बूस्टर मोटर के इस्तेमाल से मुतहरिक किया गया। इसके बाद नोजल लेस बूस्टर ने रैमजेट ऑपरेशन के लिए मतलूबा मैच नंबर तक इसकी रफ्तार बढ़ाई। मिसाइल की कारकर्दगी की आईटीआर के जरिए तैयार किए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल राडार और टेलीमेट्री आलात के जरिए हासिल किए गए डेटा का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटरिंग की गई और इससे मिशन के मकासद के कामयाब मुजाहरे की तस्दीक हुई। लॉन्च की निगरानी डीआरडीओ रिसर्च सेंटर अमारत और हाई एनर्जी मेटलर्जीज रिसर्च लेबोरेटरी समेत डीआरडीओ की मुख्तलिफ तजुर्बेगाहों के सीनियर साइंसदानों ने की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एसएफडीआर की परवास की कामयाब तजुर्बे पर भारतीय फिजाइया सनत और डीआरडीओ के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 62 लाख से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 25 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में 4 लाख 46 हजार नए कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई है और 9,955 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा अमेरिका में 1,993 और ब्राजील में 1,786 लोगों की जान गई है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जुमेरात को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के अंदर मुल्क में 16,824 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए। 13,788 लोग रिकवर हुए और 113 की मौत हुई। इस तरह से एक्टिव केसेस में 2,921 की बढ़ोतरी हुई। इसके पहले चाशुंबे के रोज 3,260 और मंगल के रोज 1,781 एक्टिव केसेस बढ़े थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुल्क में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हालांकि इनमें भी 34 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिन के अंदर मरीजों के मिलने की रफ्तार सीधे डबल हो गई है।
इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 जिले, पंजाब के 5, केरल और गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। मुल्क में अब तक 1,11,73,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,08,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,57,584 मरीजों की मौत हो गई। अभी यानी मौजूदा वक्त में 1,73,364 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि वैक्सीनेशन के 48वें दिन यानी जुमेरात तक मुल्क में 1,77,11,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 10,93,954 लोगों को जुमेरात को ही वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। अब तक 68,38,077 हेल्थ वर्कर्स को पहला डोज और 30,82,942 को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। इस तरह 60,22,136 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और 54,177 को दूसरा डोज दिया जा चुका है। 45 से 60 साल के बीच के 2,18,939 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 60 साल से ज्यादा उम्र के 14,95,000 बुजुर्गों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 166 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 की मौत हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,99,572 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,639 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 27 केसेस दर्ज हुए। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी शामिल हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने रिलायंस के मुलाजिमीन को तहरीर करदा एक मकतूब में कहा कि सभी मुलाजिमीन और उनके खानदान के मेंबरों की टीकाकारी का पूरा खर्च रिलायंस इंडस्ट्री बर्दाश्त करेगी। उन्होंने खत में दरखास्त की है कि अहल मुलाजिम हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाली टीकाकारी मुहिम में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। नीता अंबानी ने एक बार फिर कहा कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हुकूमत हिंद के जरिए चलाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जिक्र करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि अब ये कुछ ही वक्त की बात है, मुल्क कोरोना से जंग जीत जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। सोना तो पिछले 8 महीनों में करीब 12,313 रुपए सस्ता हो चुका है। पिछले साल 6 अगस्त में इसकी कीमत 56,200 रुपए फी तोला पर पहुंच गई थी। ये 10 ग्राम सोने की रिकॉर्ड कीमत थी। इसके बाद से सोने की चमक फीकी हो रही है। 5 मार्च को सोने का दाम 43,887 रुपए है। इस दौरान सोना 22% नीचे आ गया है। 13% गिरावट तो इस साल के 2 महीनों में ही आई है। 2021 में अब तक सोना 6,413 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। जनवरी को यह 50,300 रुपए पर था। अगर चांदी की बात करें तो यह करीब 2,145 रुपए महंगी हुई है। 1 जनवरी को चांदी 66,950 रुपए किलो थी। अब इसकी कीमत 64,805 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम 1,692 अमेरिकी डॉलर फी आउंस हो गया। अमेरिका में डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में मजबूती से हफ्ते भर में सोना 2% फिसला है। आलमी वबा कोरोना वायरस से शदीद दोचार अमेरिका में मईशत को पटरी पर लाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान ने $1.9 ट्रिलियन का राहत पैकेज देने की करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद पर अब पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट गौर कर रहा है। सेनेट में इस करारदाद पर गौर करने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 50-51 के फर्क से इसे कबूल कर लिया गया। नायब सदर कमला हैरिस ने अपना वोट करारदाद के हक में डालकर उसे आगे बढ़ाया। आइंदा कुछ दिनों में इस करारदाद को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता हफ्ते ही इस करारदाद को 212-219 के फर्क से मंजूरी दे दी थी। म्यांमार में फौजी अफसरान ने 6 सहाफियों पर तख्ता पलट मुखालिफ मुजाहिरों की कवरेज करने का इल्जाम आयद किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हिरासत में लिए गए तमाम सहाफियों को रिहा करने की अपील की है और मीडिया की आज़ादी का एहतराम करने के लिए उनकी जिम्मेदारियों की याद दहानी करवाई है। रवां हफ्ते 6 सहाफियों को मुबैना तौर पर खौफजदा करने, झूठी खबर फैलाने या सरकारी एहलकारों को बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर तहरीक के लिए मुश्तल करने के इल्ज़ाम आयद किया गया। इन सभी सहाफियों को 27 और 28 फरवरी को एहतजाजी मुजाहरे में गिरफ्तार किया गया था। अफसरान ने पहले 10 सहाफियों को हिरासत में लिया था।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।